Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 2 of chapter number 16, Digestion and Absorption. Up to the previous session, digestive tract के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गन्स में हम लोगों ने ओरल कैविटी के अंदर टीथ और टंग के स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे. नेक्स्ट वन इज द pharynx and esophagus. Now we know that oral cavity is leads into a short pharynx which serve as a common passage for the transportation of food as well as air. तो फूड और एयर दोनों को ट्रांसपोर्ट करने वाला एक शॉर्ट pharynx होगा जो फूड और एयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करेगा. ओके, pharynx है क्या? सो इट इज अ कॉन शेप मस्क्यूलो मेम्ब्रेनस पैसेज. एक पैसेज है जिसके अंदर कॉन शेप का मस्क्यूलो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है. लेंथ अगर आप देखो तो 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है विथ 3 डिफरेंट पोर्शंस. अब अगर आप सोचो कि भाई अगर फेरिंग्स नोज के पीछे है तो उसको नाम दिया जाएगा नेजोफेरिंग्स, अगर वो माउथ के पीछे है तो उसे बोला जाता है ओरोफेरिंग्स, एंड अगर वो लैरिंग्स के पीछे है तो उसे बोला जाता है लैरिंजियल या तो लैरिंगोफेरिंग्स. इन शॉर्ट फेरिंग्स के 3 पार्ट होंगे. किसके किसके पीछे? तो बिहाइंड द नोज, माउथ एज वेल एज लैरिंग्स. ओके, अब फेरिंग्स के बाद का जो ट्यूब है आपको पता है ओसोफेगस. तो ओसोफेगस एंड ट्रेकिया मतलब विंड पाइप ओपन इनटू द फेरिंग्स. तो नीचे एक मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, ये रहा फेरिंग्स. ओके, फेरिंग्स के फिर से 2 पार्ट है, एंटीरियर पोर्शन एज वेल एज पोस्टीरियर पोर्शन. तो एंटीरियरली फेरिंग्स किसके अंदर ओपन होगा? ट्रिकिया में. पोस्टीरियरली वो किसके अंदर ओपन होगा? ओसोफेगस के अंदर. ओके, अब आपको पता है कि भाई फेरिंग्स तो एयर और वाटर दोनों को ट्रांसपोर्ट करेगा, पर अब एयर और वाटर को दोनों अलग अलग ट्यूब में हमें पास आउट करना है कि भाई फूड कंपलसरी ओसोफेगस में जाना चाहिए एंड एयर कंपलसरी ट्रिकिया के अंदर ही जाना चाहिए. तो अब ट्रिकिया के अंदर फूड की एंट्री ना हो उसके लिए हमारे पास क्या अवेलेबिलिटी है? सो ऑलरेडी मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो चैप्टर था उसके अंदर बताया था कि देयर इज अ कार्टिलेजिनियस फ्लैप, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम है एपिग्लोटिस, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस. ग्लोटिस मतलब क्या है? ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग. अब आप डायग्राम देखोगे तो फेरिंग्स के बाद है ये लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स. ये लैरिंग्स के ऊपर एक छोटा सा कार्टिलेज से बना हुआ फ्लैप होगा एपिग्लोटिस, जो फूड की एंट्री को ग्लोटिस या तो विंड पाइप के अंदर होने से रोकेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वेलोइंग. कि जब भी फूड ये फेरिंग्स वाले रीजन से आएगा तो वो एपिग्लोटिस का काम है ग्लोटिस को बंद कर देगा. तो उसके पास एक ही रास्ता रह जाएगा, कौन सा? ओसोफेगस वाला. इसीलिए फूड इजीली कहां पे चला जाएगा? ओसोफेगस के अंदर. सो नेक्स्ट वन इज द ओसोफेगस. ओसोफेगस इज मस्क्यूलर ट्यूब 23 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. किसके बीच में लोकेटेड होगी? बिटवीन ट्रेकिया एंड वर्टिब्रल कॉलम. अब ट्रेकिया और वर्टिब्रल कॉलम की आप अगर बात करो तो किसके किसके बीच में? तो ट्रेकिया कौन से साइड पे होगा? तो ट्रेकिया आप बोल सकते हो फ्रंट साइड पे होगा, एंड वर्टिब्रल कॉलम कहाँ पे होगा? बैक साइड पे. इन शॉर्ट दोनों के बीच का 23 to 25 मीटर लॉन्ग ट्यूब है वो ओसोफेगस. सो ओसोफेगस इज द थिन long tube which extend posteriorly passing through the neck. तो neck से posteriorly वो पास आउट होगा, क्योंकि anteriorly तो मैंने आपको क्या बताया था? ट्रिकिया. तो neck वाले रीजन से posteriorly पास होने के बाद ये ओसोफेगस थोरैक्स में जाएगा, थोरैक्स से डायफ्राम में जाएगा, एंड डायफ्राम से होते होते लीड्स टू द J शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ स्टमक. इन शॉर्ट ओसोफेगस फेरिंग्स के पोस्टीरियर पार्ट से निकलता हुआ नेक, नेक से थोरैक्स, थोरैक्स से डायफ्राम, एंड डायफ्राम से फाइनली वो स्टमक के अंदर फ्यूज हो जाएगा. ओके, जब ये ओसोफेगस स्टमक के अंदर खुलता है तो वहाँ पे फूड के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए देयर इज अ मस्कुलर स्पीचटर. वाल्व को बोला जाता है गैस्ट्रो ओसोफेजियल मसल. ये गैस्ट्रोओसोफेजियल मसल्स का काम है रेगुलेट दी ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस इनटू द स्टमक.
कि स्टमक के अंदर जब भी ये ओसोफेगस खुलेगा तो ये ओसोफेगस के अंदर जो भी फूड का कंटेंट है वो कंटेंट को ये मसल्स के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। जो मसल्स का नाम आप बोल सकते हो मस्कुलर स्पिंचनर, और साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं गैस्ट्रो ओसोफेजियल मसल्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज द स्टमक। सो मोस्ट डायलेटेबल पोर्शन, मोर सरफेस एरिया ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा ऑर्गन है जिसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है, डायलेटेबल पोर्शन है। ओके, स्टमक का एग्जैक्ट लोकेशन, तो स्टमक इज लोकेटेड इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन। कहाँ पे? बिलो द डायफ्राम ऑफ एब्डोमेन। चलो, डायफ्राम के नीचे, मतलब आप समझ सकते हो कौन सी कैविटी आएगी, ऑब्वियसली एब्डोमिनल कैविटी आएगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि भाई डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी होती है एंड डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी है। तो डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी पर एपिगैस्ट्रिक रीजन, मतलब एपिगैस्ट्रिक के अंदर आप कंसिडर कर सकते हो अपर एंड मिडल पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये भाई एब्डोमिनल कैविटी को चलो आप एक काम करो, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, अपर, मिडल एज वेल एज लोअर। तो अपर और मिडल पोर्शन के अंदर लोकेटेड होगा ये स्टमक। ओके, ये कंप्लीट डायग्राम आपको दिख रहा है स्टमक का। सो स्टमक इज लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। देखो भाई, एब्डोमिनल कैविटी का अपर और थोड़ा सा मिडल पोर्शन अगर आप कंसिडर करो तो स्टमक का लोकेशन है, और वो भी लेफ्ट साइड पे। 4 अलग अलग पार्ट से बना होगा। नंबर 1, कार्डियक पोर्शन इनटू विच ओसोफेगस इज ओपन। तो कार्डियक पोर्शन जहां पे ओसोफेगस खुलेगा। नंबर 2 इज द फंडिक रीजन। नंबर 3 इज द बॉडी, मेन सेंट्रल रीजन है, एंड लोअर हॉरिजॉन्टल पार्ट जिसका नाम है पाइलोरिक पोर्शन। तो डायग्राम के अंदर देखोगे तो ये जो पहला पोर्शन है जहां पे ओसोफेगस अपने आप को खोल रहा है, दूसरा फंडस, तीसरा मेन बॉडी, एंड नंबर 4 हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है पाइलोरिक। तो ये अलग अलग स्टमक के 4 पार्ट्स हैं। ओके, लोअर हॉरिजॉन्टल पार्ट पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन होगा? डिओडेनम। सो स्टमक का पाइलोरिक पोर्शन जो है, ये पाइलोरिक पोर्शन आगे जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के अंदर ओपन होगा। वी कैन से दैट सुपीरियर पोर्शन ऑफ द डिओडेनम। तो डिओडेनम के सुपीरियर पोर्शन के अंदर खुलेगा ये जो हॉरिजॉन्टल पाइलोरिक पोर्शन है स्टमक का। ओके, अब स्टमक किसके किसके बीच में है? तो आपको मैं बता दूं कि भाई स्टमक अगर डायग्राम में देखोगे तो एंटीरियर साइड पे स्टमक के साथ कनेक्टेड है ओसोफेगस, एंड पोस्टीरियर साइड पे स्टमक के साथ कनेक्टेड है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, मतलब डिओडेनम। तो उसके पास ऑब्वियसली 2 मसल्स होने चाहिए, 2 वाल्व होने चाहिए जो फूड के फ्लो का एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करेगा। तो एंट्री और एग्जिट को जो भी कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे मैंने पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट कम्युनिकेट विथ ओसोफेगस बाय मीन्स ऑफ कार्डियक स्पिंचटर मसल। तो कार्डियक स्पिंचटर मसल के थ्रू वो किसके साथ कांटेक्ट में होगा? ओसोफेगस के थ्रू। तो ये मसल्स को आप बोल सकते हो कार्डियक स्पिंचटर मसल। कार्डियक स्पिंचटर मसल के थ्रू वो ओसोफेगस के साथ कांटेक्ट में होगा। एंड नंबर 2, विथ डिओडेनम बाय द हेल्प ऑफ पाइलोरिक स्पिंचटर मसल। तो डिओडेनम के साथ जब भी वो कांटेक्ट में होगा, तो यहाँ पे जो मैंने सेकंड नंबर का नाम दिया है उसे आप बोल सकते हो पाइलोरिक स्पिंचटर मसल्स। ओके, सो ये पोर्शन हो जाता है स्टमक का। देन स्टमक के बाद का ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। लिसन, स्मॉल इंटेस्टाइन है बट लेंथ उसकी सबसे ज़्यादा होती है, 6.25 मीटर लॉन्गर ट्यूब है। तो स्मॉल क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स नैरोवर डायमीटर।
उसका डायमीटर कम है, उसकी वजह से उसे बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ से एक्सटेंड होगा? इट एक्सटेंड फ्रॉम स्टमक, ऑब्वियसली स्टमक के पाइलोरिक पोर्शन से स्टार्ट होगा, टू द इलियोकेकल वाल्व वेयर इट जॉइंट टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टमक का एंडिंग वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा और अप टू द इलियोकेकल वाल्व तक ये जाएगा, और इलियोकेकल वाल्व से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? कंबाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये उसका स्टार्टिंग रीजन है। स्टार्टिंग रीजन से 6.5 मीटर लॉन्गर पार्ट तक, यहां तक वो रीजन के पास होगा इलियोकेकल वाल्व, और यहां से आगे का पोर्शन कौन सा होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का एग्जैक्ट लोकेशन, दे आर लोकेटेड इन द अम्बिलिकल रीजन ऑफ एब्डोमिन। अब आपको मैंने बताया था कि भाई एब्डोमिनल कैविटी के तो 3 पोर्शन, तो 3 में से पहले 2 पोर्शन में चलो समझ लो लेफ्ट साइड पे स्टमक लोकेटेड होगा, बट मिडल में लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी की बात करो तो एग्जैक्टली ये स्मॉल इंटेस्टाइन लोकेटेड होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के सराउंडिंग वाले पार्ट में दे आर सराउंडेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगेन आप एक बार डायग्राम देखो, तो ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूं यहाँ पे ये रीजन, ये सब किसके रीजन है? लार्ज इंटेस्टाइन के। तो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को चारों डायरेक्शन से लगभग क्या कर रहा है? उसको सराउंड कर रहा है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन, अलग अलग 3 रीजन में उसको डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 सी शेप का डियोडेनम, नंबर 2 लॉन्ग कोइल्ड मिडल पोर्शन इज द जेजुनम, एंड नंबर 3 हाईली कोइल्ड लास्ट पोर्शन इज द इलियम। तो पहला डिस्कस कर लेते हैं सी शेप का डियोडेनम। अब आप देखो तो स्लाइटली ऐसा आपको सी शेप दिख रहा है, तो सी शेप का डियोडेनम इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। नंबर 2 हाईली कोइल्ड मिडल पोर्शन इज द जेजुनम, एंड नंबर 3 कोइल्ड लास्ट पोर्शन इज द इलियम। और इलियम के बाद आपको मैंने बताया इलियोकेकल वाल्व होगा, और ये वाल्व के बाद का जो भी पोर्शन है वो किसका हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन का। ओके, सो ये अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करो तो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले का ऑर्गन है स्टमक, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन से कौन सा ऑर्गन स्टार्ट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों का ज्वाइनिंग जब होगा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पे भी नंबर ऑफ मसल्स के थ्रू वाल्व क्रिएट होंगे। ये वाल्व का काम है फूड के फ्लो की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करना। सो ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द डियोडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप फिर से एक बार वो डायग्राम देखो तो ये जो है उसे बोला जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे उसे? पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स। ओके, एंड इलियम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लार्ज कोइलिंग वाला लास्ट पोर्शन है, कहाँ पे खुलेगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। मीन्स अब डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट ऑर्गन, दिस वन इज ए लार्ज इंटेस्टाइन, समटाइम्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कोलोन, 1.5 मीटर लॉन्ग है। लिसन, लेंथ कम है फिर भी लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ इट्स ब्रॉडर डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से उसको नाम दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्क्रीन के ऊपर आपको लार्ज इंटेस्टाइन के अलग अलग पार्ट्स दिख रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये रहा इलियोकेकल वाल्व। तो इलियोकेकल वाल्व के बाद का पोर्शन लार्ज इंटेस्टाइन है, और उससे पहले का पोर्शन तो आपको मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन के पास भी अलग अलग नंबर ऑफ पोर्शंस होते हैं, जैसे कि केकम, कॉलोन एंड रेक्टम। तो डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये
केकम है, केकम के बाद के कोलोन के अलग अलग 4 पोर्शंस है, एंड देन आफ्टर दिखेगा आपको ये रेक्टम। तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सो केकम इज अ क्लोज पाउच or small blind sac like structure which host some symbiotic microorganisms. ओके, केकम क्लोज पाउच या तो ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर से थोड़ा सा स्वॉलन पार्ट है, ये वाला पोर्शन। ये केकम के पास सिम्बायोटिकली इसेरिशिया कोलाई नाम के बैक्टीरियास हैबिटेट करता है। तो सिम्बायोटिकली का मतलब है इसेरिशिया कोलाई और ह्यूमन बॉडी दोनों को बेनिफिट हो पाना चाहिए। तो इसेरिशिया कोलाई वहाँ पे क्या करता है, तो भाई हमने जो भी फूड मटेरियल खाया है उसमें से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करके फिर से बॉडी को दे देता। तो उसको उसके बदले में क्या मिलता है, तो वो वहाँ पे हैबिटेट लेता रहता है, या तो उसमें से अपना न्यूट्रिशंस की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता रहेगा। सो फर्स्ट हुआ केकम। ओके, सेकेंड पार्ट, अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, और वो प्रोजेक्शन का नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, यूजलेस ऑर्गन, और वी कैन से दैट फंक्शनल लेस ऑर्गन। जो ऑर्गन का कोई फंक्शन नहीं है, यूज नहीं है, कहाँ से अराइज होता है, केकम से। लिसन, ये फंक्शन क्यों नहीं है, बिकॉज इवोल्यूशन की वजह से शायद ये अपेंडिक्स का फंक्शंस आज के लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है, बट जो हमारे एंसेस्टर थे उनकी बॉडी के अंदर ये अपेंडिक्स का फंक्शंस था। धीरे धीरे इवोल्यूशंस के थ्रू ये फंक्शंस कैसा हो गया उसका, यूजलेस, इसलिए वो ऑर्गन को नाम दिया जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, नाउ केकम अब कहाँ पे ओपन होगा, तो दे आर ओपन विद इन दी कॉलम। अब कॉलम के आपको 3 अलग अलग रीजन्स दिख रहे हैं, जो मैंने 3 डायग्राम दिए हैं, 3 डायरेक्शंस दी है। तो उसके हिसाब से ही एक होगा असेंडिंग कॉलम, नंबर 2 इज द ट्रांसवर्स कॉलम, नंबर 3 इज द डिसेंडिंग कॉलम, एंड लास्ट पोर्शन ऑफ द कॉलम सिग्मोइड कॉलम। तो आप देखो तो स्लाइटली एस जैसा शेप आपको दिख रहा है, इसलिए ये पोर्शन का नाम है सिग्मोइड कॉलम। सो कॉलम फर्दर डिवाइड इनटू द 4 पार्ट जो आपको मैंने बताया, ये असेंडिंग, दिस वन इज द ट्रांसवर्स, दिस वन इज द डिसेंडिंग, एंड स्लाइटली ऐसा सिग्मोइड कोलन होगा। ओके, ये डिसेंडिंग पार्ट जो है वही शायद हम लोग बोल सकते हैं सिग्मोइड कोलन है। तो ये सिग्मोइड कोलन या तो डिसेंडिंग पार्ट जो है आर अल्टीमेटली ओपन विद इन दी रेक्टम। सो डिसेंडिंग या तो सिग्मोइड कोलन फाइनली कहाँ पे खुलेगा, रेक्टम के अंदर, एंड रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू दी एयर, और ये रेक्टम बॉडी के बाहर ओपन होगा किसके सपोर्ट से, थ्रू द हेल्प ऑफ एनस। तो ये हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी के अंदर दिखने वाला कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गन्स। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।